नमस्कार। SYBA सेमेस्टर 3। पिछली बार हमने आपको जो मुख्य पेपर 5 और 6, जिसको हम स्पेशल हिंदी कहते हैं, कोर की चर्चा मैंने की थी। आज हम इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 यानी गौण जो पर्चे है पेपर नंबर 5 और 6, जो सब्सिडरी के रूप में जिन विद्यार्थियों ने रखा, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो पेपर नंबर 5 और 6 फिलहाल सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पेपर नंबर 5 और 6 इनका एक नया अभ्यासक्रम हमारे सामने आया है, जो इसी साल से इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले हम पेपर नंबर 5 की चर्चा करेंगे, जो इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 यानी प्रथम गुण भी कहते हैं उसको और द्वितीय गुण भी कहते हैं। तो पेपर का नाम है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा। पेपर नंबर 5 जो पेपर है हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, और ये मैं आपको पुस्तक दिखाता हूँ। ये गौण की पुस्तक है। इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 दोनों के लिए आपको काम में आएगी। तो ये पेपर नंबर 5 है, जो है हिंदी की राष्ट्रीय चेतना संपन्न कविता, यह पुस्तक का नाम है। और इसमें जो कविताएं हम लेंगे वो 8 कविता इसमें होंगी। इसके 4 कवि रहेंगे। सबसे पहले मैत्रेयी गुप्त, उसकी 2 कविता है, मातृभूमि और भारत माता का मंदिर यह। ये 2 कविता है मैत्रेयी गुप्त की। दूसरे कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उनकी 2 कविता है, हिमालय के प्रति और सिंहासन खाली करो। तीसरी जो कवियत्री है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी 2 कविता है, झांसी की रानी और जलियांवाला बाग में बसंत। और अंतिम जो कवि है हमारे चौथे कवि, वो है बालकृष्ण शर्मा, जिसको हम नवीन कहते हैं। उनकी 2 कविता है, विप्लव गायन और हिंदुस्तान हमारा है। तो कुल 8 कविता हमें इसमें पढ़नी है। 4 कवि हैं और पुस्तक मैंने आपको दिखा दी है। अब इसकी जो इकाई है वो कुल 4 इकाई है। वो 4 इकाई में 8 प्रश्न बनते हैं। एक इकाई के 2 प्रश्न बनेंगे और दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को आपको लेना होगा। तो इकाई 1 जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इकाई 1 में जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो इस प्रकार है। इकाई 1 जो है इसमें कुल 5 पॉइंट्स हैं और इनमें 2 प्रश्न बनेंगे। तो इकाई 1 से हम शुरू करेंगे कि इकाई 1 में जो शुरुआत है वो है हिंदी की राष्ट्रीय चेतना संपन्न कविताओं में व्यक्त राष्ट्र प्रेम का मूल्यांकन। यानी सभी कविताओं के आधार पर आप इसमें राष्ट्र प्रेम का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर है मैत्रेयी गुप्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। गुप्त जी का व्यक्तित्व बताना है और उसकी कृतित्व के बारे में चर्चा करनी है। आगे है भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से मातृभूमि कविता का मूल्यांकन। फिर है मातृभूमि कविता में व्यक्त भारत की प्राकृतिक सुषमा। और अंतिम जो पॉइंट है वो है भारत माता का मंदिर यह, कविता का भावार्थ। यानी कवि परिचय भी आए, एक जनरल प्रश्न मुख्य बनता है वो भी आ जाए और 2 कविताओं का प्रश्न भी आ जाए। तो इस प्रकार पहली इकाई हमने देखी कि इसमें मैत्रेयी गुप्त की कविता और गुप्त जी के इर्द गिर्द रहेगी। अब दूसरी इकाई है वो है रामधारी सिंह दिनकर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। रामधारी सिंह दिनकर का व्यक्तित्व और कृतित्व में प्रस्तुत करना है इसमें। फिर है हिमालय के प्रति काव्य का भावार्थ। जो दिनकर की कविता है हिमालय के प्रति, उसका भावार्थ हमें देना है। फिर है हिमालय के प्रति काव्य में व्यक्त पौराणिक चेतना। फिर इसकी दूसरी कविता है सिंहासन खाली करो, काव्य में व्यक्त जन चेतना। सिंहासन खाली करो काव्य में व्यक्त जन चेतना। आगे है
सिंहासन खाली करो काव्य में व्यक्त राजनीतिक चेतना। तो इसमें भी रामधारी सिंह दिनकर की दो कविताएं हैं, हिमालय के प्रति और सिंहासन खाली करो। वो दोनों कविताओं के आधार पर प्रश्न बनते हैं। दूसरी इकाई है, इसमें दो प्रश्न बनते हैं, दो में से किसी एक प्रश्न को हमें परीक्षा में लिखना है। अब आगे तीसरी इकाई है, जिसमें तीसरे कवि यानी कवियत्री है, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व। तीसरी इकाई में पहला पॉइंट है सुभद्रा कुमारी चौहान, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो उसका जन्म, उसका कहाँ कहाँ वो पढ़ी वगैरह, उसका व्यक्तित्व आएगा, और फिर उसमें क्या लिखा उसका कृतित्व आएगा। फिर उसकी कविता झांसी की रानी, कविता का भावार्थ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, वो कविता का पूरा भावार्थ हमें बताना होगा। फिर है झांसी की रानी कविता में व्यक्त नारी चेतना। झांसी की रानी कविता में व्यक्त जो नारी चेतना है, उस नारी चेतना को हमें व्यक्त करना है। फिर उसकी दूसरी कविता होगी, वो है जलियांवाला बाग में वसंत। तो इस कविता में दो प्रश्न बनते हैं। जलियांवाला बाग में वसंत कविता में व्यक्त राष्ट्र प्रेम, उस राष्ट्र प्रेम की बात करनी है हमें। फिर जलियांवाला बाग में वसंत कविता में व्यक्त अत्याचारों की बर्बरता, कि किस प्रकार तत्कालीन अत्याचार हुए थे और कैसी बर्बरता के साथ ये अत्याचार हुए थे। तो दोनों कविता सुभद्रा कुमारी की श्रेष्ठ कविता है। तो इकाई 3 में इस प्रकार 5 में से कोई 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से किसी एक को आपको लिखना होगा। अब इकाई चौथी अंतिम इकाई, इसमें है हमारे चौथे कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन, उसका व्यक्तित्व और कृतित्व। इकाई की शुरुआत में व्यक्तित्व कृतित्व आएगी, तो शर्मा जी का हमें, नवीन जी का हमें व्यक्तित्व करना है और उसके कृतित्व के बारे में चर्चा करनी है। फिर है विप्लव गायन काव्य का भावार्थ। विप्लव गायन काव्य का जो भावार्थ है, उस भावार्थ को हमें बताना होगा। आगे है विप्लव गायन कविता में निरूप राष्ट्रीय जागरण स्वर। तो एक कविता के 2 प्रश्न बनते हैं। दूसरी उसकी कविता है कि भावपक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से हिंदुस्तान हमारा है काव्य का मूल्यांकन। दूसरी कविता उसकी है हिंदुस्तान हमारा है, उसका हमें मूल्यांकन करना है भावपक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से। और अंतिम इकाई जो है कि हिंदुस्तान हमारा है काव्य व्यक्त राष्ट्र प्रेम। तो ये राष्ट्र प्रेम हमें बताना है, हिंदुस्तान हमारा है काव्य में व्यक्त राष्ट्र प्रेम। तो आपने देखा कि इस प्रकार जो 4 इकाई हमने देखी, उस 4 इकाई के आधार पर हम 4 प्रश्न, जो बड़े प्रश्न बनते हैं 4, उस 4 प्रश्न को हम लेंगे और 4 प्रश्न से उसके 2-2 प्रश्न बनेंगे, 2 में से किसी एक प्रश्न को लिखना होगा। अब 5वां प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है टिप्पणी का। हर प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आता है कि टिप्पणी। तो जो 4 कवि हैं, उस 4 कवि की एक कविताओं को लेकर या उसके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर, उसके परिचय को लेकर प्रश्न बनते हैं और आपको किसी 2 टिप्पणी का उत्तर इसमें लिखना होगा। तो मैं टिप्पणी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता, कौन कौन सी टिप्पणी अनिवार्य है। तो सबसे पहली टिप्पणी है राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप। आगे है मातृभूमि काव्य के शीर्षक की सार्थकता। फिर है भारत माता का मंदिर यह काव्य का उद्देश्य। हिमालय के प्रति काव्य का संदेश या उद्देश्य। सिंहासन खाली करो काव्य के शीर्षक की सार्थकता। झांसी की रानी काव्य में व्यक्त मध्यवर्ती विचार। जलियांवाला बाग काव्य का उद्देश्य। विप्लव गायन काव्य में कवि का संदेश। और अंत में है हिंदुस्तान हमारा है में व्यक्त भारत की महिमा। तो इस प्रकार कुल 9 शॉर्ट नोट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। 9 में से किसी 4 शॉर्ट नोट्स परीक्षा में पूछी जाएंगी, 4 में से मात्र आपको 2 ही लिखनी है, जिनके गुणभार 7-7 है। तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ इलेक्टिव 1 या इलेक्टिव 2 सेमेस्टर 3 के जो गौण परिचय है,
हिंदी के, उसकी हमने चर्चा की, पेपर नंबर 5 की। अब इसमें जो संदर्भ ग्रंथ है, जो कि संदर्भ ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें मात्र 4 कवि को ही पढ़ना है, उसकी पूर्व भूमिका वगैरह पढ़ना है। तो संदर्भ ग्रंथ में किस प्रकार की पुस्तकें हमें सहायक होती है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो नंबर 1 है काव्य चिंतन, डॉक्टर नगेंद्र, नव भारतीय प्रकाशन, मेरठ। ये उसके संदर्भ ग्रंथ की हम चर्चा करेंगे। अब दूसरी है आज के लोकप्रिय हिंदी कवि माखनलाल चतुर्वेदी, ये है संपादित है हरिकृष्ण प्रेमिका और राजपाल एंड सन्स दिल्ली से प्रकाशित हुई है पुस्तक। फिर है वीर काव्य, वो है संपादित है उदय नारायण तिवारी, भारतीय भंडार, इलाहाबाद से। आगे चौथी है भारतेंदु और नर्मद का तुलनात्मक अध्ययन, भारतेंदु और नर्मद का तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर अरविंद कुमार देसाई, सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा से प्रकाशित हुई है। आगे है कवि धर्म, डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, प्रतिभा प्रतिष्ठान, नई दिल्ली से है। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रभाकर माचवे, राजपाल एंड सन्स, दिल्ली से है। 7वीं संदर्भ ग्रंथ है दिनकर का व्यक्तित्व, डॉक्टर एस प्रमीला, अन्नपूर्णा प्रकाशन, कानपुर से है। 8वां है पथ के साथी, जो महादेव वर्मा ने लिखी है, भारतीय भंडार, इलाहाबाद से। फिर है साहित्यिक निबंध, दुर्गाशंकर मिश्र, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ से है। फिर है हिंदी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा से प्रकाशित है। फिर आगे है माखनलाल चतुर्वेदी, एक यात्रा पुरुष, संपादित है श्रीकांत जोशी, जो नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली से प्रकाशित है। फिर आगे 12वीं पुस्तक है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर जयकिशन प्रसाद खंडेलवाल, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा से प्रकाशित है। फिर है हिंदी और गुजराती कविता में राष्ट्रीय अस्मिता, एक तुलनात्मक अध्ययन, डॉक्टर एस.पी. शर्मा। फिर है राष्ट्रीय एकता और भारतीय साहित्य, संपादित है योगेंद्र गोस्वामी, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, न्यास, नई दिल्ली। 15वीं उसका संदर्भ ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, वो दिनकर की लिखी हुई पुस्तक है, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित है। आगे है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, अशोक प्रकाशन, दिल्ली से है। 17वां है आज के लोकप्रिय हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर, संपादित है श्री मनमथनाथ गुप्त, ये राजपाल एंड सन्स, दिल्ली से प्रकाशित है। और अंत में है वीर काव्य, जो है संपादित है उदय नारायण तिवारी, भारतीय भंडार, इलाहाबाद से। तो कुल 18 पुस्तकें इसमें हमने संदर्भ ग्रंथ के रूप में ली है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम पेपर नंबर 5 जो गौण इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, गौण 1 और गौण 2 सेमेस्टर 3 में जो है उसकी बात हम करेंगे। और इस पुस्तक के आधार पर मैं आपको बताता हूँ, इसके आधार पर हम बातें करेंगे, ताकि आपके सामने और स्पष्ट हो जाए कि किस प्रकार हमें इस पुस्तक को पढ़ना है। और यह पुस्तक अवेलेबल है, आप पुस्तक कहीं भी देख सकते हैं। और इसके संपादक है डॉक्टर बी.के. कलासवा, अध्यक्ष हिंदी भवन, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट से है। तो इनके संपादन में ये पुस्तक तैयार हुई है। और इस प्रकार जो अनुक्रमणिका है, उस अनुक्रमणिका के माध्यम से राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप, उसको देखेंगे। और उनके अलग अलग इकाई पॉइंट के माध्यम से उन 4 कवियों को देखने की कोशिश करेंगे कि जिनकी कविताओं में राष्ट्रीय एकता की बात हो, या तो राष्ट्रीय चेतना की बात हो, या तो राष्ट्रीय जागरण की बात हो, राष्ट्रीय उत्थान की बात हो, या तो सबको साथ जोड़ने की बात हो, और राष्ट्र प्रेम, सबसे बड़ी बात है राष्ट्र प्रेम। तो सारी की सारी बात इसमें हो। तो अब मैं
छठे पेपर पर आ जाऊंगा। हम पांचवें पेपर की बार बार चर्चा करेंगे और एक एक कविताओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कि किस प्रकार हम इस पेपर में आगे बढ़ सकते हैं। अब जो छठा पेपर हमारा है वो है हिंदी का समस्या मूलक उपन्यास। छठा जो पेपर हमारा है वो है हिंदी का समस्या मूलक उपन्यास। तो उपन्यास कौन सा है? तो चित्रलेखा। अभी पेपर 6 में अभी नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है। इस साल से ही 2020-21 से ही शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको पुस्तक दिखाना चाहता हूं कि पेपर नंबर 6 में जो पुस्तक है वो है चित्रलेखा। डॉक्टर भगवती चरण वर्मा की एक श्रेष्ठ पुस्तक है और इसलिए इसका टाइटल रखा गया है कि हिंदी का समस्या मूलक उपन्यास। इसमें पाप और पुण्य की समस्याओं को लेकर लेखक ने बहुत बड़ी अच्छी बात बताई है। तो ये पेपर नंबर 6 का उपन्यास है जो इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 गौण 1 और गौण 2 इन छात्राओं को ये पढ़ना है। अब इसके जो इकाई है उसकी हम चर्चा करें तो इकाई उसकी 4 इकाई है। तो सबसे पहली इकाई है कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास उद्भव और उस विकास। तो सबसे पहले हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों का उद्भव और विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे है भगवती चरण वर्मा व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो इसके जो लेखक है हमारे भगवती चरण वर्मा, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे है इकाई 1 में तीसरा जो पॉइंट है चित्रलेखा उपन्यास का कथानक। जो चित्रलेखा उपन्यास का कथानक कैसा है या तो किस प्रकार की कथा वस्तु इसमें लेखक ने बताई है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चित्रलेखा जो नायिका है उस पर पूरा उपन्यास अधूरी है उस उपन्यास की। फिर है योगी कुमारगिरी का चरित्र चित्रण। उसका एक चरित्र है कुमारगिरी का, उसका चरित्र चित्रण करना है। तो ये जो 4 पॉइंट है वो इकाई 1 में आते हैं। तो कोई 2 प्रश्न इसमें बनते हैं, 2 में से एक प्रश्न को आपको लिखना है जो 14 मार्क का है। अब इकाई 2 इसमें है उपन्यास के तत्वों के आधार पर चित्रलेखा उपन्यास का मूल्यांकन या उसकी समीक्षा। तो हम जानते हैं पारंपरिक जो तत्व है कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, संवादित कथोपकथन है, देश काल और वातावरण है, भाषा शैली है, उद्देश्य है। ये 6 तत्वों के आधार पर हमें इस उपन्यास का मूल्यांकन करना है, उसकी समीक्षा करनी है। फिर आगे है चित्रलेखा उपन्यास की ऐतिहासिकता, क्योंकि मूल उसकी कथा इतिहास सम्मत है तो उसकी ऐतिहासिकता की हमें चर्चा करनी है। फिर अंतिम है चित्रलेखा उपन्यास में व्यक्त तत्कालीन पाखंड का पर्दाफाश। ये चौथी जो पॉइंट है इकाई 2 में। तो उस तत्कालीन जो पाखंड है योगी कुमारगिरी के, उस पाखंड का पर्दाफाश करना है कि योगी कौन है और भोगी कौन है, उसकी हमें चर्चा करनी है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसकी हमें चर्चा करनी है। तो ये इकाई 2 है। तो ये 4 पॉइंट में कोई भी 2 प्रश्न बन सकते हैं और 2 में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। अब तीसरी इकाई की हम चर्चा करेंगे। तीसरी इकाई में चित्रलेखा उपन्यास में युग चेतना। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में गौण चरित्र। तो जो गौण चरित्र है विशाल और श्वेतांग आदि, तो उसकी भी हमें चर्चा करनी है। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में व्यक्त मिथकीयता। जो मिथकीयता है इसमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है उसकी हमें चर्चा करनी है। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में ध्वनित राजनैतिकता। कहाँ कहाँ राजनैतिकता हमें दिखाई देती है। विजयगुप्त के चरित्र में हमें राजनीतिकता दिखाई देती है, चित्रलेखा में आती है राजनीतिकता, तो कहाँ कहाँ है। तो ये है इकाई 3 की बात। इनमें 2 प्रश्न बनते हैं, 2 में से किसी एक का उत्तर में लिखना है। अब अंतिम इकाई, चौथा प्रश्न, चौथी इकाई वो है चित्रलेखा उपन्यास में नारी चेतना। क्योंकि मैंने आपको बताया आगे कि चित्रलेखा पूरा नारी केंद्रित उपन्यास है। तो इसमें उपन्यास के शुरुआत से अंत तक हमारे सामने चित्रलेखा रहती है और वो नर्तकी है और कहाँ कहाँ
वो सफल होती है और कहाँ कहाँ उसमें उसकी चेतना जो है जागृत होती है, वो हमें बताना है। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में धार्मिक सामाजिक परिवेश, क्योंकि योगी कुमारगिरी है वो धार्मिकता की बात बताते हैं, तो कहाँ कहाँ धार्मिकता है, कहाँ कहाँ सामाजिक परिवेश हमारे सामने आता है, उसकी हमें चर्चा करनी है। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में व्यक्त जीवन दर्शन, जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं, उसका दर्शन कहते हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास में जीवन दर्शन यानी लेखक क्या सिद्ध करना चाहता है, तो लेखक क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया पाप और पुण्य की जो परिभाषा है गुरु रत्नांबर के पास श्वेतांग और विशालदेव जब दोनों उसके शिष्य हैं, वो पूछते हैं पाप और पुण्य क्या है। फिर गुरु उनको एक कुमारगिरी यानी योगी के पास भेजते हैं, दूसरे श्वेतांग को भेजते हैं विष्णुगुप्त के पास जो सामंत था, और दोनों एक एक साल रहकर वापस आते हैं और अपने अपने अनुभव कहते हैं। तो ये है पाप पुण्य की परिभाषा। जब मैं आपको कथावस्तु कहूँगा तो ये सारी बात हम बताएंगे कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं। तो जीवन दर्शन उसका हमें बताना है। और अंतिम है चित्रलेखा उपन्यास में नारी मनोविज्ञान। चित्रलेखा उपन्यास में जो नारी मनोविज्ञान है उसकी हमें चर्चा करनी है कि कहाँ कहाँ नारी मनोविज्ञान है। आप जानते हैं कि ये उपन्यास जो है वो समस्यामूलक उपन्यास है और लेखक ने उन समस्याओं का समाधान करने की, उनके हर एक चरित्र के साथ समाधान करने की कोशिश की है। और समाधान यानी उसका कंक्लूजन, उसका परिणाम जो है वो क्या है, वो हमें उपन्यास के अंत में दिखाई देता है। तो ये 4 जो इकाई में देखी, उन 4 इकाई से 4 प्रश्न हमें लिखने हैं। टोटल 8 प्रश्न परीक्षा में आएंगे, 1 अथवा 1, 2 अथवा 2, 3 अथवा 3 और 4 अथवा 4। हमें एक एक प्रश्न इस प्रकार लिखना है। अब 5वां जो प्रश्न है वो है टिप्पणी का, शॉर्ट नोट्स का। तो कोई भी 4 शॉर्ट नोट्स इसमें आएंगी, क्योंकि एक ही उपन्यास हमें पढ़ना है, तो इसी उपन्यास से अंतर्गत हमें टिप्पणी पूछी जाएंगी। 4 में से कोई भी 2 टिप्पणी हमें लिखनी होगी और एक एक टिप्पणी के साथ साथ गुणभार रहेंगे। कुल 14 गुण की टिप्पणी आएंगी और कुल गुणभार उसके 70 रहेंगे, 70। ठीक है। तो अब संक्षिप्त जो प्रश्न है वो कैसे रहेंगे उसकी चर्चा करें हम। तो है चित्रलेखा उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता, क्योंकि आप जानते हैं चित्रलेखा जो नारी है उस पर आधारित है पूरा उपन्यास, तो उसके शीर्षक की सार्थकता हमें सिद्ध करनी है। फिर है चित्रलेखा उपन्यास की भाषा शैली, कि किस प्रकार की भाषा शैली लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। फिर चित्रलेखा उपन्यास का उद्देश्य या संदेश वो हमें बताना होगा। फिर है चित्रलेखा उपन्यास में सांस्कृतिक चेतना, चौथी शॉर्ट नोट्स ऐसी होंगी। और आगे 5वीं जो है कि चित्रलेखा उपन्यास की संवाद योजना, और अंत में है कि चित्रलेखा उपन्यास में पारिवारिक चित्र। तो कुल इस प्रकार 6 शॉर्ट नोट्स हमारे सामने है और 6 में से कोई भी 4 परीक्षा में आएगी, 4 में से आपको कोई भी 2 लिखनी होगी। तो इस प्रकार चित्रलेखा उपन्यास बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास है और लेखक ने भगवतचंद्र वर्मा ने बड़ा अच्छे तरीके से इस उपन्यास की रचना की है। अब चित्रलेखा उपन्यास के पढ़ते समय जो संदर्भ पुस्तक है उसकी हम चर्चा कर दें, ताकि हमारा काम इस प्रकार परिचय का पूरा हो जाए। कि कुल 16 पुस्तकें हैं जो हमें काम में आएगी। सबसे पहली है चित्रलेखा और सिनेमाई रूपांतरण समस्याएं। चित्रलेखा और सिनेमाई रूपांतरण समस्याएं, ये झवरीमल पारख ने इसको प्रस्तुत किया है। दूसरी पुस्तक है पाखंड का पर्दाफाश करती चित्रलेखा, ये विजय राजबली माथुर ने इसको प्रस्तुत किया है। तीसरी है पुस्तक है उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा, ये ब्रजनारायण सिंह ने उस प्रस्तुत की है। चौथा संदर्भ ग्रंथ है भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास और युग चेतना, ये जवाहरलाल सिंह ने प्रस्तुत किया है।
आगे है भगवती चरण वर्मा का गद्य साहित्य डॉक्टर करुण उमरे ने प्रस्तुत किया है। फिर है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में नारी चेतना डॉक्टर नीता रत्नेश ने प्रस्तुत किया है। फिर है हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग मंजुला सिंह ने प्रस्तुत किया है। फिर है हिंदी उपन्यासों में पारिवारिक चित्रण महेंद्र कुमार जैन नामक साहित्यकार ने उसकी प्रस्तुति की है। फिर है हिंदी उपन्यास में चरित्र चित्रण रणवीर रांगा उसने प्रस्तुत किया है। फिर नारी विद्रोह और भारतीय मंच, इसमें है आशा रानी वोहरा। फिर है महासमरोत्तर हिंदी उपन्यासों में जीवन दर्शन डॉक्टर कलावती प्रकाश ने इसको प्रस्तुत किया है। फिर आगे है हिंदी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना, हिंदी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना डॉक्टर सुरेश सिन्हा ने उसको प्रस्तुत किया है दिल्ली से। फिर है हिंदी उपन्यासों में नायिका का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर विमल सहस्त्रबुद्धम उसने प्रस्तुत किया है। फिर है भारतीय नारी दशा और दिशा, ये है आशा रानी वोहरा उसने प्रस्तुत किया है। फिर आगे है हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन डॉक्टर गणेशन। फिर है हिंदी उपन्यास डॉक्टर सुषमा धवन और अंतिम संदर्भ ग्रंथ है आधुनिक हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास डॉक्टर बेचन। तो इस प्रकार उनके जो संदर्भ ग्रंथ है उन संदर्भ ग्रंथों के आधार पर भी हम चित्रलेखा उपन्यास को परखने और जानने का भी प्रयास करेंगे। तो मैं अपनी बात को संपूर्ण करूं इससे पहले पुनः मैं आपको बता दूं कि SYBA सेमेस्टर 3 इनमें जो गौण विद्यार्थी हैं जिनका मुख्य विषय हिंदी नहीं है लेकिन गौण 1 या गौण 2 में जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं इनके लिए ही ये 2 पुस्तक की चर्चा मैंने की है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 की। पेपर नंबर 5 में कविताएं हैं, राष्ट्रीय चेतना संपन्न कविताएं हैं जिनकी पुस्तक भी मैंने आपको बताई। और इन पुस्तक में 4 कवि हैं, 4 कवि की 2-2 कविताएं हैं और 2-2 कविता में क्या क्या है उसकी मैंने चर्चा की है, इकाइयों की चर्चा की है। अब पेपर नंबर 6 पुनः कहता हूँ ये मात्र गौण विद्यार्थियों के लिए ही है जिसने सब्सिडरी के रूप में हिंदी को रखा है। ये नया कोर्स इस साल से ही लागू हुआ है। तो इनमें पेपर नंबर 6 जो है वो है एक समस्यामूलक उपन्यास, एक समस्यामूलक हिंदी का समस्यामूलक उपन्यास चित्रलेखा, और इसके रचयिता है डॉक्टर भगवती चरण वर्मा। तो इस उपन्यास में जो पात्र है, जो कथा वस्तु है, जो संवाद है, वातावरण है, भाषा शैली है, उद्देश्य है, हम बारी बारी से एक एक इकाई को लेकर उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मैंने 2 पुस्तकों का आपको परिचय दिया है मात्र, कि दोनों पुस्तकों में क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बात को आगे रखनी है, कौन कौन से मुख्य उसके चरित्र रहेंगे उपन्यास में। तो मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है। मैं आगे पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 दोनों को अलग अलग रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा और इसमें क्या क्या आएगा और हम किस बात पर हमें गौर करना है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य और गौण दोनों अलग है। मुख्य में भी हम अलग पुस्तक पढ़ाते हैं और गौण में भी अलग पुस्तक आई है। तो आप लोग इसका खास ख्याल रखें कि जो मुख्य हिंदी पढ़ रहे हैं उसके लिए दूसरी पुस्तक है जिसकी चर्चा मैंने आगे की है। और अब गौण की चर्चा मैं आज करना चाहता था। तो पेपर नंबर 5 और 6 पुनः आपके सामने पुस्तक प्रस्तुत करता हूँ कि पेपर नंबर 5 में ये पुस्तक रहेगी और 6 में ये पुस्तक रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों पुस्तक अवेलेबल है। ये भी गाँव बाजार में मिलती है, आप ले सकते हैं। ये हमारे पुस्तकालय में भी है, इसके संदर्भ ग्रंथ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस महामारी के कारण आप
इसका अभ्यास घर पर ही करें। आप पुनः आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, और आपको कोई प्रश्न हो, गौण वाले छात्र या विद्यार्थी, आपको कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप या टेलीफोन करके, दूरभाष करके आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका सहयोग आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल हम इस बात को यहाँ रोकते हैं। पेपर नंबर 5 और 6 गुण की चर्चा की, सेमेस्टर 3 की। तो आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोग सबका पुनः पुनः धन्यवाद।